नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरडब्ल्यूए यूपी ट्रिपल एस सी बाई आरडब्ल्यूए पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और जैसा कि आप लोगों को याद था कि आपका नया बैच जो कि यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए लाया जा रहा है, जिसकी कक्षा आपकी बता दी गई थी कि आज से ही शुरू है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल, जिससे कि आप जान पाएं कब कब किस विषय की कक्षा किस समय पर होगी, और आप ये भी जान पाएं कि आपके कौन कौन ऐसे गुरुजन हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं इसमें और आप इनसे पढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। मैं इस पर थोड़ा बाद में चर्चा करूंगा। थोड़ा सा इस बैच के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस के लिए आपको पता है जो कि आपका बैच लाया गया है अफसर बैच। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके थ्रू आप अफसर ही बनेंगे, ऑफिसर। ठीक है, तो जिसकी रजिस्ट्रेशन, मैं कहूंगा इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके थे 31 मार्च से, और क्लासेस आज से ही इसकी शुरू हो गई हैं। बात करूं इसके प्राइस की तो 799 इसका एक्चुअल प्राइस है, लेकिन आपको अभी इतना पे नहीं करना। 20% ऑफ पर आपको 639 में ये मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा जो कि है PCS20। तो PCS20 जैसे ही आप डालेंगे तो आपका ये जो 799 रेट है वो घट करके कितना आ जाएगा, 639 पर। ठीक है, अच्छा आगे थोड़ा सा इसके बारे में और बता दूं। थोड़ा सा देखो, इसके बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको इसमें मिलेगा क्या क्या। लाइव क्लासेस रहेंगी, डाउट ग्रुप इसका रहेगा आपका। जो भी आपका डाउट आता है आपके मन में, तो डाउट ग्रुप के थ्रू आप अपने डाउट रख सकते हैं। आपको क्लास नोट्स पीडीएफ एक हैंड रिटन मिलेगी, और जो बोर्ड पीडीएफ है वो भी साथ के साथ आपको मिल रही होगी। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं ही। आपको पता है कि अभी आपने लेखपाल का जैसा कि आप चर्चा कर ही रहे हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें। जो भी आपके जो कंसर्न आ रहे हैं मेरे समक्ष, तो आप निश्चिंत रहें, इसके बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे। पहले थोड़ा सा जानकारी ले लो। ठीक है, चलो थोड़ा सा मैं और बता दूं कि कैसे कैसे आपको ये परचेज करना है। परचेज कैसे करना है, जैसे ही आप अपने एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आप पेड क्लासेस में जाओगे, या फिर डायरेक्ट आप यहां ऊपर 3 डॉट्स आते हैं तो वहां आप पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, जिससे जैसे आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको बैच भी दिखने को लग जाएगा। नहीं, अगर फिर भी अगर आप ऐसे नहीं सर्च करना चाह रहे तो ऊपर डालना अफसर बैच, यहां सर्च का जो ऑप्शन है, जैसे ही सर्च करोगे आपको क्या मिल जाएगा, वो वही आपका बैच दिखने को लग जाएगा, अफसर बैच। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको फीस दिखने को लगेगी। ठीक है, तो 799 जैसा आपको बताया है प्राइस है, लेकिन जैसे ही आप बाय नाउ पे करोगे तो वहां ऐसा एक आइकन आ जाएगा, वहां आप कूपन कोड अप्लाई करोगे PCS20, फिर आप आगे बढ़ोगे तो पेमेंट आपका हो जाएगा 3639। ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको और आगे बता दूं कि आपकी कक्षा जो डेमो 3 दिन आपका रहने वाला है, डेमो की कक्षाएं जो आपकी चलने वाली हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं ही हिंदी लेकर के आया हूं। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 अफसर बैच हिंदी। जैसे ही हिंदी समाप्त होगी उसके बाद में मैथ का जो डीआई वाला भाग है वह इसी समय पर शुरू हो जाएगा। 10 बजे यूपी जीके की कक्षा आपकी शुरू होगी केशपाल सर के द्वारा। फिर 11 बजे से कंप्यूटर की कक्षा रहेगी। फिर 11 से 12 ये 1 घंटे की कक्षा है। उसके बाद में 1 घंटे का आपको गैप दिया गया है। उस गैप के बाद यानी 1 बजे हिस्ट्री या पॉलिटी में से एक पहले जो सब्जेक्ट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। लेकिन इसकी कक्षा कितने बजे से होगी, 1 बजे से। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स की कक्षा अभी शुरू हो रही है, 2 बजे से है। ठीक है, और जैसे ही इकोनॉमिक्स आपकी समाप्त होगी फिर जियोग्राफी आपकी शुरू हो जाएगी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपके दिग्विजय सर लेकर के आ रहे होंगे 3 बजे से। साइंस एंड टेक्स और साथ के साथ करंट अफेयर्स, जिसकी कक्षा शाम को 6 बजे से होगी। ठीक है, ठीक है जी।
अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और हमें क्या पढ़ना था ये मैं आपको बता दूं डेमो के माध्यम से। हमें आज क्या जानना है, वर्णमाला को जानना है। लेकिन वर्णमाला को जानने से पहले एक विस्तृत चर्चा इस पर रहने वाली है कि आपके परीक्षा में इस हिंदी विषय से किस किस टॉपिक से प्रश्न बनने वाले हैं। तो गुरुजी हमें पाठ्यक्रम बता दो इसका, तो पाठ्यक्रम पर भी हम चर्चा करेंगे। लेखपाल वाला बैच रहेगा या नहीं, इस पर भी आपको बता दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, जो भी डिसीजन लिया जाएगा आपको ध्यान में रखकर लिया जाएगा। ठीक है, चलो। अब मैं, पता है कि हमें वर्णमाला तो पढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन वर्णमाला पढ़ने से पहले हमें पढ़ना है इसके पाठ्यक्रम को। ठीक है, तो हिंदी का क्या पाठ्यक्रम होगा, ठीक है, जिसकी बात करूं मैं सिलेबस। ठीक है, क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले जैसा कि आज जो डेमो है, हमें वर्णमाला को जानना है। ठीक है, यानी शब्द निर्माण की इकाइयों को हमें पढ़ना है, जिससे कि शब्द निर्माण होता है। तो आपको पता है शब्द निर्माण की इकाइयां, ठीक है, सबसे पहले ध्वनि, ध्वनि से शब्द, शब्द से अक्षर, अक्षर से फिर आपको पता है कि पद बनते हैं। ठीक है, पद से वाक्य, वाक्य से फिर आपकी भाषा बन जाती है। तो वर्णमाला से हम शुरुआत करेंगे। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है एक बार मुझे बताएंगे। ठीक है, वर्णमाला के बाद हमें पढ़ना है संधि। वर्णमाला के बाद हमें क्या पढ़ना है, संधि। संधि के बाद हमें समास, इसके बाद उपसर्ग, फिर हमें पढ़ना है प्रत्यय। ठीक है, फिर ये सब पढ़ने के बाद हमें जाना है विकारी शब्दों पर। ठीक है, जैसे फिर हमें संज्ञा को पढ़ना है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को जानना है। ठीक है, फिर हमें अविकारी शब्दों को पढ़ना है। तो मैं यहां लिख देता हूं डायरेक्ट, क्या पढ़ना है हमें, हमें पढ़ना है अव्यय। ठीक है, अव्यय को पढ़ना है। अव्यय के बाद में हमें यहां पर विकारक पढ़नी है। क्या, विकारक। विकारक कौन से, तो हमें लिंग, हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है लिंग, वचन, काल, कारक। ठीक है, लिंग, वचन, काल, कारक, और यही पुरुष है, लेकिन पुरुष को हम कहां पढ़ लेंगे, पुरुष को हम पढ़ लेंगे सर्वनाम में ही। ठीक है, ठीक है ना सर, सेम ही तो है हिंदी लेखपाल में, सेम है। जो लेखपाल का सिलेबस था, जो भी लेखपाल का सिलेबस था ना, वही आपका पीसीएस का है, इसका लोअर पीसीएस का है। ठीक है, तो सिलेबस तो आपका एकदम सेम है। तो मुझे लगता है कि जो भी साथी लेखपाल के लिए अपने आप को तैयार किया था, वही सब कुछ इसमें आने वाला है। लेकिन हां, इतना अंतर है, यहां थोड़ा डीप में पूछेगा। आपको पता है कि पोस्ट बड़ी है, और पोस्ट बड़ी है, सीधी बात है कि प्रश्न का लेवल भी थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, लेखपाल वैसे हिंदी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डीप हमें यहां जानना है। ठीक है, तो लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष, यही हमें वृत्ति, पक्ष, वाच्य, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें शब्द रूप। ठीक है, अब शब्द रूप में ही, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तत्सम, तद्भव, तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्याय, विलोम, समश्रुति,
समश्रुति, भिन्नार्थक। ठीक है, यही हमें पढ़ने हैं लोकोक्ति, लोकोक्तियां, यही मुहावरे, यही समानार्थी, ठीक है, ठीक है ना। यही आपको क्या पढ़ने हैं, समानार्थी शब्द पढ़ने हैं। ठीक है, और पत्र लेखन वाला भाग भी आपका यही है। ठीक है ना, ठीक है। उपयुक्त शब्द चयन भी हमें चुनना है। ठीक है, और वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द भी आएगा, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, ये हो गए। और सार्थक शब्द चयन या उपयुक्त शब्द, ठीक है। और एक और जो भाग है वो है यहां पर पत्र लेखन वाला। पत्र लेखन में आपके कुछ जो टॉपिक हैं यहां मैं आपको बता दूं, जो कि सरकारी पत्र, यही आपसे पूछेगा अर्ध सरकारी पत्र, व्यापारिक पत्र, यही आपसे क्या पूछेगा कि कार्यालय आदेश क्या है, यही आपसे अधिसूचना विज्ञप्ति के बारे में पूछेगा। ठीक है, ये क्या है आपका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, और एक और है सर्कुलर और पूछता है। हाँ जी, तो यहां परिपत्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं, परिपत्र के बारे में पूछेगा। ठीक है, तो ये था आपका पाठ्यक्रम जो आपको जानना है। ठीक है भाई, ये जो आपकी बातें हैं कि सर आप क्यों नहीं आ रहे, वहां ये सील हो गया, वहां ये हो गया, भाई आपके लिए सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको लग रहा होगा कि वहां नहीं पहुंचे, यहां ये नहीं हुआ, आप लोग क्यों नहीं आ रहे, तो ये बातें आपको पता चल जाएंगी। हम इंटरनल ही कुछ करने लग रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम शांत बैठे हैं या कुछ हमारा योगदान नहीं है इसमें, या बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आप तो अपना ही अपना देख रहे हो, अलग ही अलग है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। आपने जो भरोसा आरडब्ल्यूए पर दिखाया है उस भरोसे पर हम खरे उतरेंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी पेपर आता है वो कहीं ना कहीं से लीक ही हो जाता है। ठीक है, तो मानता हूं पेपर लीक हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। पेपर लीक हो सकता है, लेकिन सपने लीक नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके सपने हैं, वो सपने आपको अपने पूरे करने हैं। ठीक है, कहते हैं ना जब आप यत्न या तरीके, शाम दाम दंड भेद। ठीक है, अब दंड पे उतरना इतना जल्दी मैं कहूंगा इसकी जरूरत नहीं है, और भी चीजें हैं तो उसका प्रयोग हो रहा है, आप निश्चिंत रहें। आपके लिए आपको पता है कि कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं यहाँ के, इनके ऊपर भी थोड़ा सा आपको पता है सरकार ने कार्यवाही की है, तो मैं ज्यादा इस बारे में नहीं कहना चाहूंगा। आपके बार बार कमेंट इसी बात को लेकर के आ रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आप फिर से अपनी किताब उठाओ और पढ़ने लग जाओ चुपचाप से। ठीक है, और जो चीजें होंगी आपके सामने आ ही जाएंगी। ठीक है, आ जाओ। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि हमें क्या पढ़ना है, वर्णमाला। ठीक है, वैसे तो आपने लेखपाल में इसके बारे में जाना ही था, लेकिन आज हम थोड़े से अलग तरीके से पढ़ेंगे। अलग तरीका गुरुजी कुछ और घोल के पिलाओगे? हाँ जी, ठीक है। मैं मानता हूं आपका मन नहीं लग रहा होगा आज पढ़ने में, मानता हूं, लेकिन मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मन लगाना पड़ेगा। आप एक बार मुझे बताएंगे ये आपको साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? एक बार मुझे बताएंगे।
साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? सही दिख रहा है ना? ठीक है, तो चलिए, वर्णमाला किसे कहते हैं, क्या है वर्णमाला? आपने आज तक यही है कि माला गुरुजी मोती की देखी है हमने, माला फूल की देखी है, तुलसी के जो नग होते हैं उनकी माला देखी है। गुरुजी क्या वर्णों की भी माला होती है? हां जी। तो कैसी माला होती है? तो इस परिभाषा से आप इसको जानना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, आप इस परिभाषा से ही समझ जाएंगे। सार्थक इकाई जो कि कौन सी है? सार्थक इकाई ध्वनि, ध्वनि के लिखित रूप से बने वर्ण का व्यवस्थित और क्रमबद्ध भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई ध्वनि के लिखित रूप से बने वर्ण का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ही क्या कहलाता है? वर्णमाला। क्रमबद्ध, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ही वर्णमाला होती है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? ध्वनि के लिखित रूप से बने वर्ण का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ही वर्णमाला होती है, या व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका, क्या तरीका ही वर्णमाला होती है। ठीक है, आपने इसे जाना कि क्या होती है वर्णमाला, कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है? ध्वनि। तो आप जानते हैं कि ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक होती है सार्थक और निरर्थक। जैसे मैंने ध्वनि को बताया, ध्वनि के दो प्रकार होते हैं, एक तो होगी आपकी सार्थक, एक होगी निरर्थक। अब सार्थक ध्वनि भी दो प्रकार की होगी। ठीक है, यहां सार्थक ध्वनि है, यह भी आपकी दो प्रकार की होगी। अब सार्थक और निरर्थक आपको ये चीज ना समझ में आए तो देखना, मैं एक आवाज निकालूंगा तो आपको कुछ समझ में आया? क्या इसको लिख सकते हो? नहीं लिखा जा सकता। लेकिन शब्द रूप को पहले पढ़ा दीजिए। शब्द रूप पहले क्यों पढ़ाएं? पहले शब्द निर्माण सीखेंगे, तभी तो शब्द रूप जानेंगे हम। पहले जब हम निर्माण ही नहीं कर पाए तो फिर कैसे हम बता सकते हैं? ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सार्थक, जैसे मैंने कहा अ, आ, की, ओ, तो इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं, लेकिन ये भी दो तरीके की होती है। एक तो होगी स्वनिम, कौन सी? स्वनिम ध्वनि, और एक होती है रूपिम ध्वनि। स्वनिम ध्वनि और रूपिम ध्वनि, जैसे ध्वनि में मैं मान लू मैंने कहा आ, तो आपने इसको लिख दिया, स्वनिम ध्वनि है, लेकिन इसका कुछ और अर्थ नहीं हुआ। सर धुंधला दिख रहा है, तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लें, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, आपको साफ दिखेगा। और रूपिम ध्वनि क्या है? जैसे मैंने लिख दिया आम, तो ये हो गई रूपिम ध्वनि, आम। ठीक है, एक साथ बोल रहे हो आप। ठीक है, अब ध्वनि से क्या बना? देखो भाषा का निर्माण कैसे होता है ये आप समझना कि ये भाषा बनती कैसे। तो आपको पता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक लिखना। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया?
भाषा की सबसे छोटी मौखिक सार्थक इकाई ध्वनि के लिखित रूप से बने वर्ण का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीका ही वर्णमाला होती है। ठीक है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आप लिखकर पढ़ाते हो और बाद में आप पीडीएफ से लपेट देते हो। अगर आपने हिंदी वास्तव में मुझसे ही पढ़ी है और जानी है तो आप एक एक चैप्टर उठा करके देखना, क्या मैंने वहां पीडीएफ का प्रयोग किया है? नहीं, सिर्फ जो भी पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक, मुहावरे, लोकोक्तियां, इनको मैं हाथ से लिख करके थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। बताना कितना समय लग जाएगा? इनके लिए कम से कम 15 दिन लगेंगे। आप इस बात को सोचो, मैं क्यों आपका समय बर्बाद करूं? जो चीज कम समय में, जो चीज आपको सिर्फ याद करनी है, तो भैया याद तो आप उससे कर सकते हो, लेकिन जो समझने वाली चीजें हैं, आपको थोड़ा सा लगता है कि काश गुरुजन इसको लिख करके बता रहे होते तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते। तो वही तरीका मैंने यहां अपनाया आपको। ठीक है ना। हिंदी में पूरा सही था, लेखपाल में बढ़िया बात है। तो आपने देखा कि सारी चीजें आपकी पड़ी हुई थी। ध्वनि, ध्वनि से क्या बनेगा? है, ध्वनि से वर्ण बनता है। वर्ण से क्या आता है? अक्षर। और जब अक्षर मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? शब्द। और शब्द मिलते हैं तो फिर हमारा क्या बनता है? पद। और पद मिलते हैं तो फिर एक वाक्य बनता है। जब शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है, शब्द नहीं रहता। ठीक है। यहां देखेंगे वाक्य से फिर हम क्या करेंगे? वाक्य से जब क्या निर्माण होता है? भाषा का। वाक्य से किसका निर्माण होता है? भाषा का। तो ये भाषा का ये क्रम है कि इस तरीके से हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं या लिख पा रहे हैं, जो भी चीजें भाषा को जान पा रहे हैं, वो इस तरीके से भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, आपके दिमाग में ये चीज और चलती है, आप अर्थभेद नहीं कर पाते हैं कि हम ध्वनि किसको कह देते हैं, वर्ण किसको कह देते हैं, गुरुजी अक्षर क्या होता है। ठीक है, तो यहां इस आपने इस परिभाषा से क्या जान लिया कि ध्वनि क्या चीज होती है, और साथ के साथ यह भी आपने जान लिया कि वर्ण किसे कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल में इसको ले जाना चाहूंगा मैं। देखो क्या कहा था मैंने? ध्वनि, ध्वनि आप जान गए, तो प्रश्न कैसे पूछेगा? भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ये आप बताएंगे। ठीक है, आपसे पूछ सकता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई आपसे पूछ सकता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, ये तीन चीजें पूछेगा। या तो पूछेगा आपसे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई बताओ, या पूछ सकता है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई बताओ, या फिर पूछ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ। तो यहां पर क्या है, अगर पूछता है मौखिक तो आपको क्या उत्तर देना है? ध्वनि। क्या? ध्वनि उत्तर देना है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, वहां यानी ध्वनि के, सार्थक ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कह देते हैं? वर्ण कह देते हैं। और ये पूछे सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई और ऑप्शन में ध्वनि भी है और वर्ण भी है, तो आपको किसको चुनना है? वर्ण को चुनना है। वो वर्ण के बारे में आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यहां सर ऐप पर नहीं चल रही है, आज नहीं चलेगी ऐप पर नहीं है ना, आज सिर्फ यूट्यूब पर ही चलेगी। ठीक है, ठीक है। देखिए अब चलते हैं, थोड़ा सा अक्षर के बारे में और बता दूं, क्योंकि आप भ्रमित हो जाते हो। वर्ण और अक्षर, अक्षर क्या है गुरुजी? अक्षर तो एक संस्कृत का, मैं कहूंगा संस्कृत का एक बहुत अच्छा सा व्याकरण में जो उपयोग होता है, न क्षरति इति अक्षरम। क्या है? एक श्लोक है, न
नक्षरति इति अक्षरम, नक्षरति इति अक्षरम, यानी कि जिसका क्षरण ना हो, क्या, जिसका क्षरण ना हो, वह क्या कहलाता है, वही कहलाता है अक्षर। जैसे आप इसको ऐसे समझना, जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, जैसे मैंने एक शब्द लिया, हां मैंने शब्द ले लिया एक प्राण, ये नहीं दिख रहा ना, मैंने शब्द लिया क्या, प्राण। अब प्राण को मुझे बताओ इसमें कितनी ध्वनि है, ध्वनि यानी मैं कहूं लिखित रूप क्या कहलाता है ध्वनि का, वर्ण। तो आप मुझे बताओ इसमें कितने वर्ण हैं, कौन उत्तर देगा। इसमें से मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, कितने अक्षर हैं इसमें, अक्षर कितने हैं, इसमें कितने वर्ण हैं और इसमें कितने स्वर हैं, बताओ। ये प्रश्न है आपका। कंचन सिंह 5, नोट्स कैसे बनाए, जैसे मैं लिखता जा रहा हूं वैसे नोट्स बनाओ, ठीक है। प्राण शब्द दिया मैंने आपको, इस प्राण शब्द में वर्ण कितने हैं, अक्षर कितने हैं, स्वर कितने हैं, और साथ के साथ मैं कहूं व्यंजन कितने हैं, व्यंजन, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन। तो एक शब्द दिया, आप अब पता कर पाओगे कि वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। कोई उत्तर दे रहा है 6, कोई 5, कोई 2, कोई 3, ऐसे नहीं। आपको यह बताना है कि गुरुजी अक्षर इतने हैं, वर्ण इसमें इतने हैं, स्वर इसमें 2 हैं, 3 हैं, ये तो कुछ तो बताना पड़ेगा अलग अलग। तो देखो, अगर मैं इसको तोड़ूं, यानी इसका मैं क्या करूं, वर्ण विच्छेद अगर मैं करता हूं, तो देखो वर्ण विच्छेद, तो आपने देखा प्राण, तो प आधा, ठीक है, प आधा है, र पूर्ण है, और र में क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, और फिर आपका क्या है, ण है, और ण में क्या छिपा हुआ है, आपका अ छिपा हुआ है, क्या, अ छिपा हुआ है। तो आप काउंट करना कितने तो इसमें वर्ण हो गए, 1 2 3 4 5, कितने वर्ण हो गए। आपने कहा मास्टर जी 5 वर्ण हो गए इसमें, ठीक है, कितने, 5, जो 6 दे रहे थे वो अभी मुर्गा बन जाओ, ठीक है। अब स्वर की बात आती है, इसमें स्वर कितने दिख रहे हैं, तो आपने कहा मास्टर जी स्वर तो देखो एक आ स्वर है और एक अस्वर है, तो इसमें 2 तो मास्टर जी स्वर हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं ये बताओ व्यंजन कितने हैं इसमें, व्यंजन, आपने कहा व्यंजन एक, पहला व्यंजन ये, 2 और एक ये, 3 तो व्यंजन हो गए मास्टर जी। कितने हो गए, 3 व्यंजन। अब अक्षर कितने हुए, ये गड़बड़ है। अक्षर 3 जो बता रहे हैं वो भी मुर्गा बन जाओ, जो ये बता रहे हैं कि अक्षर 3 हैं वो मुर्गा बन जाओ। देखो, जिस शब्द में जितने स्वर होंगे, ध्यान रखना, जिस भी शब्द में जितने स्वर होंगे उतने ही अक्षर होते हैं। जैसे अब आपने देखा इसमें कितने स्वर हैं, आ और अ 2 ही स्वर हैं, तो फिर अक्षर कितने होंगे, अक्षर होंगे 2। अब इसमें अक्षर कौन से हो गए, ये बताओ। तो इसमें अक्षर की जब मैं बात करूं, आपसे पूछे कि अक्षर बता दो, तो यहां देखो पहला अक्षर क्या है इसमें, प्रा, और दूसरा अक्षर कौन सा है, ण। यानी ऐसा, यानी भाषा का वह रूप, यानी मैं कहूंगा ध्वनि का वह रूप जिसका खंड न हो पाए, आप उसको तोड़ के न बोल पाए। जैसे मैंने बोला आपने खाना खाया, आपने कह दिया ना, एक झटके में बोला ना, क्या आप इसको इस तरीके से बोला न और आ, नहीं ना, न को अलग बोला आपने, आ को अलग बोला ना, ऐसा तो नहीं किया, आपने साथ के साथ बोला उसको ना। मैंने कहा आपने खाना खाया, आपने कह दिया हां खाया है, हां, तो क्या ऐसा किया आपको, आपने ह को अलग बोला और आ को अलग बोला या आ को अलग बोला, नहीं ना, दोनों को एक साथ मिलाकर के बोला। यानी जब आप किसी चीज को बोल रहे हो, प्रा, ना, का, को, कु, ओ, आ, ई, ये सब क्या है, ये सब अक्षर हैं, ठीक है। सभी अक्षर वर्ण नहीं होंगे, लेकिन सभी वर्ण अक्षर होंगे, ये समझ लो, ठीक है, ठीक है ना। सर शब्द और अक्षर में फर्क बता दीजिए। देखो ये क्या था, ये पूरा शब्द था, ये क्या था, प्राण। अगर मैं इसको तोड़ूं तो प्रा और ण,
इसको अलग अलग बोल सकता हूं, प्राण, प्राण, अलग अलग बोला है ना, प्राण, लेकिन मैंने क्या प्रा को अलग अलग बोला, परा ऐसे बोला नहीं ना, ण ऐसे बोल रहा हूं नहीं ना, ण को अलग अ को अलग ना, ऐसे नहीं बोला जा रहा। तो जितने भी एक शब्द में क्या होंगे स्वर, उतने ही अक्षर होंगे। ठीक है, तो इसमें अक्षर की संख्या कितनी है, 2। जैसे मैंने कहा, मैं एक और लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया शब्द झुंझुना, क्या, झुंझुना। तो आप मुझे बताओ इसमें कितने अक्षर हो गए और कितने स्वर हो गए हैं? आप समझ गए होंगे, झुंझुना, अंगना है, बताओ इसमें क्या है, या झुंझुना करो ना पूरा, झुंझुना। ठीक है, तो आप बताओ इसमें कितने हैं, झुंझुना या झुंझुना, इतना ही रहने दो। अब बताओ, तो देखो मैंने अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या है, कितने इसमें व्यंजन है, आपने कहा 3 व्यंजन है, कितने स्वर हैं, 1 2 3 स्वर हैं, तो अक्षर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, जुंग ज ना, है ना, तो कितने हो गए, आपने कहा मास्टर जी 3 हो गए। ठीक है, मुझे पता है आप बहुत सारी बातों से बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा आहत है, जिस चीज को देख लो वो सब स्टूडेंट के खिलाफ ही है, पेपर लीक स्टूडेंट्स के खिलाफ। और आपने एक जानी मानी कौन है, क्या नाम है उनका, है झुंझुना डोम छप छप जिनका नाम है, उन्होंने बताया जैसे कि 2 कौड़ी के, तो उन मोहतरमा से पूछ लेना कि 2 कौड़ी कितना होता है, उनको यही पूछ लेना। उन्होंने ये कहा था कि शिक्षकों को यही नहीं पता, पेन लेकर के आ जाते हैं, ज्ञान है नहीं, ज्ञान कुछ पता नहीं क्या है। तो उन झुंझुना डोम छप छप जी से ये कहना है कि आ जाओ हिंदी पढ़ के ही देख लो, आप हिंदी शुद्ध लिखना और बोलना सीख जाओगी। हैं, कभी बच्चों के हित की बात उठाई है, कभी उन्होंने ये चलाया कि हाँ जी वास्तव में पेपर लीक हुआ है? अरे ये भारत देश है, अब इसमें डायपर लीक नहीं हो पाते, पेपर लीक हो रहे हैं, हद है ना, लीक की भी हद हो रखी है। बताओ, अब वो ज्ञान की बात करती है, हद है, खुद टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, आगे बस पढ़ना होता है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें चतुर है कि नहीं, और एनुअल डे पर एक स्पीच बोलता है, और वो किसके बारे में था, तो एक डेफिनेशन संस्कृत के कुछ शब्दों में, ठीक है, वो तीनों दोस्तों ने लिख दी थी। अब वो लिखा है, उसको क्या पता क्या पढ़ना है, ठीक है, उसको तो पता है पढ़ना क्या था, उसने सिर्फ पढ़ दिया, लेकिन उसका अर्थ उसे पता नहीं था। तो वही चीज उनके साथ है, बस सौंदर्य प्रसाधन पोत पात करके, और बस टीआरपी के चक्कर में जो क्या है जादू दिखाने वाला कह देता है या मदारी जैसा कह देता है वैसे नाच देते। तो ये सीन हो रखा है। ठीक है, तो मैं ज्यादा इन चीजों पर बोलता नहीं हूं, लेकिन मन में उस दिन से बहुत भड़ास थी, पर आ गया, निकल आया। थोड़ा सा कंट्रोल बहुत करते हैं कि ना बोला जाए, लेकिन झुंझुना है, बजना बजाना तो चलता ही रहेगा। आपको पता है चर्चा किस पर हो रही है, मेलोडी। हाय हाय, बालक थूक के फेंक देते हैं जिन पर चर्चा कर रहे हो तुम, मुद्दों की बात पर आ जाओ, उन पर चर्चा कर लो। ठीक है, हद है, मतलब हर कोई मुंह उठाए और बोल दिए, पता कुछ है नहीं। 2 कौड़ी, मैडम पता है कि कौड़ी किसे कहते हैं, क्या है कौड़ी, कौड़ी शब्द आया कहां से है, कौड़ी में कितने अक्षर हैं, पूछ लेना मैडम से, मैडम कौड़ी में कितने अक्षर होते हैं, गुरुजी कह रहे थे हिंदी वाले। आ जाओ पढ़ लेते हैं, झालमुड़ी दिखा दो उन्हें बस। ठीक है, तो आप अब तो नहीं भ्रमित होंगे, अक्षर और वर्ण में आप अंतर जान गए हो। ठीक है ना, जान गए हो, नहीं जाने हैं, बिल्कुल जान चुके होंगे। न तो आपको अब अक्षर में हिचकना है, अटकना है, न वर्ण में, और ध्वनि आप जान गए हो। जैसे आप सुन रहे हो, यह सार्थक इकाई, ठीक है, सार्थक इकाई है कि नहीं, आप लिख सकते हो। ठीक है, द्विगु में बताइए, हद है यार, द्विगु में कितने हैं आप मुझे बताओ, इसमें कितने स्वर हैं द्विगु में, लो अभी बता देते हैं। शब्द कहा द्विगु,
द्विगु। तो आप मुझे बताना स्वर कौन सा है इसमें। आपने कहा मास्टर जी इसमें एक ई है एक ऊ है, तो इसमें अक्षर कितने हो जाएंगे, 2 अक्षर, द्वि और गु, द्वि और गु, बस खत्म, इतना है। अब आ जाओ, हम बात कर रहे थे वर्णमाला की, यानी क्रमबद्ध व्यवस्थित आपके जो वर्ण हैं उनको क्या कह देते हैं, वर्णमाला कह देते हैं। अब बात आती है वर्ण की। वर्ण क्या हो गए मास्टर जी, वर्ण वही हैं जो ध्वनि का सार्थक लिखित रूप है, उसको वर्ण कह दिया। अच्छा, ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां वर्ण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ण जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे 2 प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के। हाँ जी, देखो, एक तो होता है इसमें स्वर और एक होता है व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर कैसे होते हैं, जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, जिनको उच्चारण करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तो स्वर हमारे जो कि कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और ये स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और सिर्फ स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर कौन सा है सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो एक है शहीद स्वर। आप जानते हो शहीद स्वर किसे कहते हैं, जैसे मैंने कहा, चर्चा की, जैसे आप बोल रहे हो, जैसे मैंने कहा क, क्या है, क एक व्यंजन है, क्या है क, अब एक व्यंजन है, ये क्या है व्यंजन, लेकिन मैंने यहां लिखा अ, आ, ठीक है, ये क्या है, ये स्वर है, लेकिन ये बोला नहीं जाएगा जब तक इसमें स्वर नहीं लगाऊंगा। चाहे आ लगा दूं तो का बन जाएगा, ऊ लगा दूं तो कू बन जाएगा। देखो, जब मैंने इसको बोलना है, तो जब तक इसमें मैं शहीद वर्ण नहीं लगाऊंगा, इसे बोलते हैं शहीद स्वर। यह हर किसी में मिलेगा। ठीक है, अपमान में कितने अक्षर हैं, अपमान में भैया 1 2 3 4, 4 अक्षर हैं। गिन लो कितने स्वर हैं इसमें, उतने अक्षर होंगे। ठीक है, तो देखो, तो इसको कैसे बोला जाएगा, स्वर की सहायता से। तब ये देखो, अब बोला जाएगा ये क, समझ गए। तो स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। और प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न पूछ लेंगे उच्चारण स्थान पर प्रश्न पूछ लेंगे कि ये बताओ मुख आकृति के खुलने के या मुख आकृति के आधार पर, या मुख खुलने के आधार पर, जिह्वा के भाग के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर, प्रकृति के आधार पर आपसे पूछ लेगा। आपसे उच्चारण स्थान इसमें पूछता है, और साफ साफ सिलेबस में दे रखा है कि उच्चारण स्थान, प्रयत्न, ध्वनियों के बारे में ज्ञान, कौन सी ध्वनि कैसे बोली जा रही है, किसमें ज्यादा प्राणवायु लग रही है, किसमें कम प्राणवायु लग रही है। ठीक है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, ठीक है ना। नहीं 3 डे हिंदी और 3 डे ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले हिंदी समाप्त होगी आपकी, और फिर आपकी डीआई चलेगी, या जो भी चीजें रहेंगी कि हिंदी 3 दिन चलनी है या डीआई 3 दिन चलनी है, इसके बारे में कल मैं आपको और खुलकर बता पाऊंगा। ठीक है, ठीक है ना। चलें, हम लोगों की बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं, अरे यार भाई पूरा ध्यान है, अब पढ़ लो, आ जाओ। ठीक है, तो स्वर कैसे होते हैं, स्वतंत्र। और स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आप गिन के बताना, मैं लिख दे रहा हूं, अ आ ए ई, ठीक है, ओ ऊ रे, उच्चारण करना सीख लो, रे, ए आई ओ, और यहां आ जाएगा आपका औ, अ आ ए ई उ रे ए आई ओ औ। गिन लो कितने हो गए, आपने कहा मास्टर जी 11 हो गए, 11। और व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन की चर्चा हम करेंगे बाद में। अभी चलते हैं स्वर की तरफ। टाइम से ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। नमन अग्रवाल, दिक्कत मत लो, आपका समय से ही हम सिलेबस समाप्त कर देंगे।
ठीक है, लेखपाल जैसा मत कीजिए, समय पर पाठ्यक्रम भैया सबका ध्यान है, निश्चिंत रहें आप। अभी तो आप देख रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी, वैसे तो आपने पढ़ रखी है हिंदी, पीपीटी का प्रयोग कर लेंगे, आपने एक बार पढ़ लिया है। ठीक है सर, मांग में 3 अक्षर होंगे, मांग में 3 अक्षर कहां हो जाएंगे? मांग, तो मां को आप अलग अलग बोल दोगे? नहीं बोलोगे ना, नहीं बोल पाओगे ना, ये गलत है। आप जो पूछ रहे हैं वो शिवम पांडे जी, वो एकदम, देखो आप कह रहे हैं मांग में बताओ, मांग में, लो मैंने लिख दिया मांग शब्द, मांग। आप कह रहे हो इसको अलग अलग कह रहे हो, तो म को अलग किया, इसमें जो आपका क्या आ रहा है ऊपर, ये जो आ रहा है चंद्र बिंदु, ये स्वर के साथ ही प्रयुक्त होगा, इसको अलग प्रयुक्त नहीं करोगे। ठीक है, समझ गए आप, ऐसे प्रयोग में नहीं लाना है। चलो ठीक है, और फिर क्या है, ग है तो ग लिया, और इसमें अ है, तो आप बताओ इसमें कितने स्वर होंगे? जितने स्वर होंगे शब्द में उतने ही अक्षर होते हैं, समझ लो। अगर 2 अक्षर हैं तो 2 स्वर होंगे जरूर, यानी तोड़ करके नहीं, न क्षरत ही अक्षर, जिसका क्षरण नहीं हो वो अक्षर कहलाता है। आ जाओ, चलो ठीक है, तो अब चलते हैं हम स्वरों के वर्गीकरण की तरफ। ठीक है, कहां चलेंगे? हम चलेंगे स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होते हैं स्वर, वैसे तो आपने जान ही लिया कि स्वर क्या होते हैं। ठीक है, स्वरों का हम वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं हम अब स्वर को। ठीक है, तो हम क्या रखने वाले हैं, स्वरों को कैसे हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, वर्ण कितने होते हैं, इस पर पहले मैं आपकी चर्चा कर लूं कि कुल वर्ण या मानक वर्ण कितने होते हैं। तो आपको पता है कि 52 + 1 हो गया है, 52 + 1 वर्ण, कुल वर्ण की संख्या। कुल वर्ण अगर आपसे पूछे कितने होते हैं, कुल वर्ण तो कितने होते हैं? 52 + 1, यानी अब कितनी संख्या हो गई है? 52 + 1, ये आपके टोटल हो जाते हैं 53। अब एक कौन सा जुड़ गया है नया? ये जुड़ गया आपका विशिष्ट व्यंजन। कौन सा? विशिष्ट व्यंजन आपका इसमें जुड़ गया है। ठीक है ना, ठीक है, अच्छा। अब उन वर्ण में, अब पूरा डीप में पढ़ लेंगे, अभी इस संख्या पर ध्यान मत देना। ठीक है, जब पहले हम स्वरों को पढ़ेंगे, स्वर जानेंगे 11, और उस 11 का विस्तृत तरीके से विस्तृत वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं, चलिए। ठीक है सर, एक बिना बिंदु के चंद्र होता है, वो आगत स्वर होता है। देखो आप कह रहे हैं ये आ, ये वाला बिना बिंदु के, ये वाला आ, जैसे आप कहोगे डॉक्टर, डॉक्टर, ठीक है, ये वाला, इसको बोलते हैं आगत स्वर। क्या कहते हैं? ये होता आगत स्वर या गृहीत स्वर कहते हैं। क्या? गृहीत स्वर। ये हिंदी भाषा का नहीं है, कहां से आया है? अंग्रेजी से आया है, अंग्रेजी से लिया है हमने। ठीक है, ठीक है, चलो तो स्वरों का विभाजन देखेंगे, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण हम जानेंगे। ठीक है, देखो जब भी किसी शब्द में करण शब्द जुड़ता है, जैसे आपने देखा होगा निजीकरण, निजीकरण, आपने शब्द सुना होगा शहर, और उसमें करण जोड़ देंगे तो शहरीकरण हो जाएगा। तो करण जिसमें लगता है ना, जहां जुड़ेगा वहां दीर्घ कर देगा। ठीक है, जैसे वृद्धिकरण, वृद्धिकरण, जैसे मैं कहूं शुद्धिकरण, वैसे तो शब्द होता है शुद्ध, शब्द शुद्धि, लेकिन यहां शुद्ध शब्द हो जाएगा, लेकिन हम करण जोड़ेंगे तो शब्द क्या जुड़ बन जाता है? शुद्धिकरण। ठीक है, वृद्धिकरण, निजीकरण, नगरीकरण। ठीक है, जो करण जुड़ता है ना शब्द, तो वो वृद्धि कर देता है, पीछे वाले शब्द को बड़ा बना देता है। ठीक है, चलो तो स्वरों का विभाजन या स्वरों का वर्गीकरण हम किस किस आधार पर हम करने वाले हैं, ये हम देखेंगे। ठीक है, देखो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर हम कह दें तो
कल हम इसको जानेंगे। पहले मैं बता देता हूं किस किस आधार पर कहां कहां से प्रश्न पूछता है। तो मात्रा या मैं कहूं उच्चारण काल के आधार पर, ठीक है। दूसरा जाति के आधार पर, जाति के आधार पर देखेंगे। तीसरा जीव के भाग के आधार पर, ठीक है। और मुख खुलने के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, ठीक है, मात्रा के आधार पर। और यही हम देख लेंगे वैसे उत्पत्ति के आधार पर एक और, वो हमें पहले डालना था, यहां उत्पत्ति के आधार पर। इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमें देखना है, ठीक है ना। और किसके आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, और कह लो यहां जाति के आधार पर, जीव के भाग के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, ठीक है। और क्या होगा, इतना ही काफी है। एक और देख लेते हैं जिसे हम कहते हैं, जिनका विभाजन हम किसका, व्यंजन का भी विभाजन या वर्गीकरण इसी आधार पर करेंगे। प्रकृति कह दो या स्वभाव कह दो, तो प्रकृति के आधार पर, ठीक है। सातवां जो रहेगा प्रकृति, या इसी को कह देते हैं स्वभाव, स्वभाव के आधार पर। तो ये आधार रहेंगे आपके, ठीक है। और इससे आगे हम जानेंगे कल। तो आज थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं चीजों को, लेकिन रिवाइज कराने से पहले जो प्रश्न आपका परीक्षा में पूछा गया है यूपी SSSC के द्वारा, तो वो मैं प्रश्न आपसे करना चाहूंगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी, कल प्रश्न भी करेंगे हम, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन आपको मैं दिए देता हूं। ऑप्शन ए अक्षर, ऑप्शन बी देता हूं मैं वर्ण, ऑप्शन सी आपको देता हूं स्वर, ऑप्शन डी देता हूं आपको ध्वनि। इसका उत्तर क्या होगा? तो यह है आपके लिए गृह कार्य। क्या है? गृह कार्य। इसका उत्तर आपको देना है। कहां? कमेंट में। और आप, मुझे पता है आप बहुत ज्यादा चिंता में हैं, तो चिंता मत करिए, ठीक है। शांति से पढ़िए। किताब दोबारा से उठानी पड़ेगी आपको। किताब को उठाओ, पढ़ो। जो चीजें दिमाग में चल रही हैं उनको अभी शांत कर लो। चीजें चल रही हैं बैकग्राउंड में, बहुत सारी चीजें हैं, आपको अपने आप पता लग जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं आपसे कल की कक्षा में, और कल हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो ये वर्णमाला की कक्षा मैं कहूंगा हमारी 2 से 3 दिन चलेगी। उसके बाद हम एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। जो भी साथी जो आपको पता है कि लेखपाल में जो भी शिक्षकगण थे, वही शिक्षकगण आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं इसी बैच में। तो पढ़ाने के तरीके से आप परिचित हैं। अगर आप मेरे पढ़ाए हुए तरीके से प्रभावित हैं तो आप जरूर जुड़ना इस बैच से। और एप्लीकेशन पे लगातार आपकी कक्षा भी होने वाली है। और ये चीज
और ज्यादा ध्यान में रखी जाएगी कि आप कहते हैं कि सर समय पर, तो सारी चीजें समय पर ही समाप्त होंगी। आपका जो भी संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो समय पर ही समाप्त किया जाएगा। और साथ के साथ एक और चीज, आपको अभ्यास के लिए प्रश्न भी यहीं से मिलेंगे, आपको वहीं एडिशनल दिखेंगे वर्कशीट के तौर पर, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल।